नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें विद्या संबल योजना जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश है और विज्ञप्ति है, उसके अनुसार संपूर्ण जानकारी दूंगा। कौन कौन सी योग्यताएं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवश्यक होंगी और कितने रुपए आपको मिलेंगे इस सम्मेलन योजना में। क्या आप स्थायी हो सकेंगे, क्या आप लंबे समय तक पद पर बने रहेंगे, यदि नहीं तो कब तक आपको पद पर रखा जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगाने हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी सूचनाएं जब भी आपको मैं देना चाहूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। एक बार सब्सक्राइब करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो आप देख रहे हैं विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले जो पद हैं उनके लिए योग्यताएं क्या रहेंगी। जो व्याख्याता विभिन्न पदों पर लगाए जाएंगे, जैसे लैंग्वेज के अलग हैं, आपके कॉमर्स के अलग हैं, अगर देखा जाए तो आर्ट्स स्ट्रीम के अलग हैं, साइंस स्ट्रीम के अलग हैं। इस प्रकार से वर्गीकरण आ चुका है। उसमें देखो योग्यता क्या होगी। राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत संबंधित पद या विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपको, यदि आपका उस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखा है और बीएड कर रखी है, तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विभिन्न विषय, और उनमें से जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए उसके अंतर्गत, और प्लस में आपके बीएड होनी चाहिए। लेवल 2 के लिए आपके पास बीएड प्लस में संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद अध्यापक लेवल 1 के लिए बीएसटीसी प्लस में आपको 12th पास होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक जो है उसमें 12th साइंस स्ट्रीम से आवश्यक है। 12th के बाद आपकी कोई भी एजुकेशन चल सकती है। शारीरिक शिक्षक के लिए बीपीएड इसकी आवश्यकता होगी। अब देखो, वैसे तो ये वैकेंसी पहले निकाली गई थी, तो सेवानिवृत्त जो शिक्षक थे जिनकी आयु 65 वर्ष तक की थी उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाना था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में इनकी जो रिक्तियां हैं उनके ऊपर आप बेरोजगारों को लगाया जाएगा। जिसके तहत क्या होगा, आपको विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में आपको नियुक्ति दी जाएगी और रिक्त पद पर लगाया जाएगा। और रिक्तियों का जो प्रकाशन है वो कौन करेगा, आप देख लीजिए। विद्यालय स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, जैसे कि आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को संबंधित जो पीईओ हैं, जैसे कोई भी आपकी पंचायत है उस पंचायत का जो पीईओ है, पंचायत का पीईओ का मतलब आपके पंचायत में जो सबसे बड़ा विद्यालय है जी, आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसके अंतर्गत आने वाले अन्य विद्यालय जैसे हैं उच्च प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय, अगर उनमें रिक्तियां हैं तो आपका पीओ है वो नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्रीय या ग्राम में, सार्वजनिक स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर भी इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। रिक्तियां जो हैं आज आ गई हैं। रिक्तियां आपको सारणी मिल जाएगी। मैं आपकी जो रिक्तियों की सारणी है उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। परिवेदना प्रस्तुत करना ये आपके, एक बार छोड़ो। अब देखो मिलेगा क्या आपको विद्या संबल योजना के तहत मानदेय क्या मिलेगा। अध्यापक लेवल प्रथम पर अगर आप नियुक्ति पाते हो तो कक्षा 1 से प्रथम लेवल प्लस लेवल द्वितीय कक्षा 1 से 8 तक के लिए 300 रुपये प्रतिदिन, 21,000 रुपये महीने की
महीने का आपका मासिक वेतन बनता है वो मानदेय आपको मिलेगा। अगर वरिष्ठ अध्यापक पद पर लगते हैं कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए 350 रुपये पर डे के हिसाब से 25,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय मिलेगा। प्राध्यापक मतलब व्याख्याता पद पर आपकी नियुक्ति होती है तो 11 से 12वीं क्लास को पढ़ाना पड़ेगा आपको, 400 रुपये पर डे के हिसाब से अधिकतम मानदेय आपका मासिक रहेगा 30,000 रुपये। प्रयोगशाला सहायक पर अगर आप लगते हो तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से 21,000 रुपये, और शारीरिक शिक्षक के लिए आपको 300 रुपये पर डे के हिसाब से 21,000 रुपये अधिकतम में मिलेंगे। चयन की जो शर्तें होंगी वो क्या होंगी, कैसे होगा चयन? चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने के लिए दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस के अंदर सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक तथा समय पर वे कार्य करने होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति बनी नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत तथा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। मतलब एक बात तो स्पष्ट है, यदि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि ये अस्थायी तौर पर वैकेंसी ली जा रही है। बाकी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास समय है वो निश्चित रूप से इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसके बाद ये हो सकने के बाद टाइम टेबल जो बता रहा हूँ मैं, टाइम टेबल इस प्रकार से रहेगा कि 1 तारीख को तो आपकी विज्ञप्ति और रिक्तियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। अब 2 तारीख से 4 तारीख के बीच आपको आवेदन करने हैं, विद्यालय समय में करने हैं, यानी आपका विद्यालय 10 बजे लगता है तो 10 से 4 बजे के बीच आप व्यक्ति से उपस्थित होकर के आप अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, यानी खुद को उपस्थित होकर के ही देना पड़ेगा। 5 तारीख को आपके जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं स्कूल में आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी, और उसके बाद 7 तारीख को पात्रता की जांच होगी और वरीयता सूची तैयार कर अस्थायी और जारी कर दी जाएगी। 9 तारीख को आपत्तियां मांगी जाएगी अगर किसी को कोई आपत्ति हो, और फिर 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची बनाना, यानी स्थायी वरीयता सूची 10 तारीख को आपकी बन जाएगी। यानी आप प्रथम हो, सेकंड हो या तृतीय हो, परसेंटेज के आधार पर आपके अलग अलग ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और 10th 12th है, जिस प्रकार से जिस पद के लिए आप अप्लाई करते हो उसी पद के अनुसार आपकी नंबर जोड़े जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 12 तारीख को आदेश जारी कर दिया जाएगा और 19 तारीख को कार्यग्रहण आपसे करवा लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका आदेश है। अब फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करें इसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ जो आवेदक का नाम, आवेदन प्रारूप इस प्रकार का मिलेगा, जिसमें यहाँ आपको कॉर्नर पे फ़ोटो चिपकानी होगी। फ़ोटो चिपकाने के बाद आवेदक का नाम, जैसे आपका नाम रमन है तो आप रमन लिखोगे, फिर पिता का नाम अमन है तो अमन लिखोगे। आवेदित विद्यालय का नाम, जैसे आपके विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपके ग्राम पंचायत का जो सबसे बड़ा विद्यालय है उसके नीचे कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो जैसे बख्तावरपुरा लिखा आपने, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बख्तावरपुरा लिख सकते हो। आवेदित पद का नाम, यदि आप अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अध्यापक लिखना होगा, और यदि व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो व्याख्याता लिखना पड़ेगा। लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेवल 1, लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेवल 2 लिखना पड़ेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि जिस तिथि को आप व्यक्ति से उपस्थित होकर के, जैसे कि कल 2 तारीख को आप अपना फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो 2 तारीख, 3 को 3 तारीख और 4 को अगर आप अपना आवेदन देने जा रहे हो विद्यालय में तो 4 तारीख लिखें। जन्म तिथि जो भी आपकी है वो जन्म तिथि इसके सामने लिख लें। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक आपको ये लिखना होगा, जैसे कि आपने माध्यमिक 10वीं की परीक्षा है वो 2008 में पास की है तो 2008 लिख देंगे। सामने प्रतिशत आपके जैसे 67% है तो 67 लिख देंगे, और सामने संलग्न 1 दे रखा है तो इसको क्रम के अनुसार ही 1 नंबर पर कागज़ लगाएंगे, वो माध्यमिक परीक्षा का लगाएंगे, यानी 10वीं पास कर रखी है उसका लगाएंगे। फिर उच्च माध्यमिक की उसी प्रकार से लिखेंगे, फिर स्नातक की लिखेंगे, अधिस्नातक की लिखेंगे। अधिस्नातक का मतलब आपने जो एमए कर रखा है उनका वर्ष पास करने का, और प्रतिशत आगे लिखते जाएंगे।
और नियमित रूप से संलग्न 1, 2, 3 यानी सबसे पहले कागज़ जो लगाएंगे माध्यमिक का यानी 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर बीए का, फिर आपको एमए का लगाना है। अगर आपकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आप। जैसे कि आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपने उच्च माध्यमिक तक की परीक्षा पास कर रखी है तो उच्च माध्यमिक तक के आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। और उसके बाद आपको प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे कि DELED है उसको लगा करके और उसका वर्ष लिख करके संलग्न कर देना है। जैसे आपको स्नातक आपने कर रखी है और आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बीएड के जो वर्ष पास करने का और संलग्न करेंगे आप 5 नंबर पर और प्रतिशत लिख देंगे। वैद्य पात्रता परीक्षा जैसे रीट उत्तीर्ण कर रखी है या नहीं कर रखी। हाँ, ये बात सुन लीजिए, आपको निश्चित रूप से अगर आपने इस तारीख से पहले रीट उत्तीर्ण कर रखी है तो ही आप इसके लिए योग्य हैं। लेकिन जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं उनके लिए रीट की बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे मत समझना कि रीट की बाध्यता नहीं है, आपके लिए रीट की बाध्यता है। फिर आप अपने निवास का पता लिखेंगे, जैसे कोई भी आपका गांव है, गांव और ये जो भी है आपका एड्रेस लिख देंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर लिखने। फिर जाति वर्ग जैसे आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी लिखेंगे, जैसे आप जनरल में हैं तो जनरल लिखेंगे। और उसके बाद में संलग्न का मतलब है आरक्षित वर्ग, यानी आपको प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद यदि ये आपके है ही नहीं, अगर ये लागू होता है, विकलांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, स्पोर्ट्समैन है, तो आप ये भी कागज़ संलग्न कर देंगे। उसके बाद मूल निवास संलग्न करना है। उसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारी कोई भी हों उनसे आप अपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर रख लें। उसके बाद उनको 11 और 12 नंबर क्रम पर लगा दें। और यहाँ याद रखें, आवेदक के हस्ताक्षर करने ज़रूरी हैं। किसी भी हालत में आप अपने आवेदन पत्र को अधूरा ना छोड़ें। फिर यहाँ आपको शब्द में लिखना है। शब्द पत्र लेंगे तो आपका नाम आएगा सबसे पहले। उसके बाद पुत्र या पुत्री किसके हैं, आप पिता का नाम आएगा। उसके बाद विभाग है, जैसे संस्थान का नाम लिखना है। मैंने अभी बताया जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ये गांव, कौन सा गांव है, उस गांव का नाम लिख दोगे। फिर दिनांक, जिस तारीख को आप जा रहे हो वो तारीख लिख दोगे। फिर नीचे देखो यह है कि मैंने विभाग या संस्थान का नाम, फिर से विभाग या संस्थान का नाम लिख दोगे, यानी आप विद्यालय का नाम लिख दोगे। और उसके बाद में दिनांक भी वही लिखनी है, यहाँ दिनांक वही आ जाएगी। और नीचे देखो सारी नियम पढ़ने के बाद आपसे कहा जाएगा कि मैं इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ लिया है और मैं शपथ ग्रहण करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो शपथ ग्रहीता के या सिग्नेचर करने, यानी आपके खुद के सिग्नेचर होंगे, फिर नीचे सिग्नेचर होंगे। इस प्रकार से आपका प्रारूप रहेगा इसके लिए। अब कुछ बातें और हैं जो आपको समझनी आवश्यक है ताकि आपके काम आए। देखो, मैं विद्या संबल योजना जो है इसके संदर्भ में बताना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ देखो 1 नंबर पे नियम में बताया गया है कि निजी अभ्यर्थी रीट उत्तीर्ण आवश्यक है। यानी आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको रीट उत्तीर्ण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपकी पात्रता अवधि वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए। कहने का मतलब आज आपने रीट उत्तीर्ण कर रखी है तो ये आप योग्य हो, वरना नहीं हो। सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए रीट की अनिवार्यता नहीं है। 2 नंबर नियम पढ़ सकते हो, किसी प्रकार के अनुभव के अंक नहीं जुड़ेंगे। यानी आपने जो भी अनुभव 10 साल 15 साल कहीं भी पढ़ा रखा है तो उसके अनुभव के नंबर नहीं जुड़ेंगे। और ना ही कोई साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। फिर आपका यदि शैक्षणिक योग्यता के 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के 25% अंक जुड़कर मेरिट बनेगी। यानी इसमें देखो कुछ लोग कैसी बातें कर रहे हैं, सेटिंग चलेगी, वो चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। आपके जितने पीओ के पास फॉर्म अप्लाई होंगे उनकी एक वरीयता सूची मेरिट बनेगी अंकों के आधार पर, उसी आधार पर आपको लिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आप रीट के लिए अप्लाई लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th के जो अंक हैं उनका 75% निकाला जाएगा। जैसे कि आपके 60% अंक हैं तो 60 का 75% निकाल करके वो अंक और प्रशैक्षणिक योग्यता आपने जैसे कि बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी के टोटल अंकों का 25% आपके जोड़ा जाएगा और उसके बाद मेरिट बनेगी। इसी प्रकार से जैसे व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो व्याख्याता के लिए 75% अंक स्नातकोत्तर में होने जरूरी है और 25%
आपके बीएड में। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक के लिए आपको ये दे रखा है। फिर अध्यापक लेवल 2 के लिए 75%, स्नातक के और बीएड के 25% अंक जुड़ेंगे। इसी प्रकार से लेवल 1 का 12वीं और बीएसटीसी के नंबर जुड़ेंगे। अब देखो, जो आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, एक बार यहाँ देख सकते हो। जो प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने, क्रम से संलग्न करने हैं, 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, रीट, बीएड और चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा होने चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र और फिर मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर चयन होने पर शपथ पत्र, एक स्वयं की फोटो होनी चाहिए। कोई अभ्यर्थी कहीं से भी एक से अधिक फॉर्म लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी ये ध्यान रखें कि आपके आसपास के एरिया में यदि 5, 7, 10 कितने भी स्कूल हैं, उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए ओपन रहेंगे, ये आप ध्यान रखें। मैं समझता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जिन व्यक्तियों को इस जानकारी की आवश्यकता है वो इस जानकारी को लेकर के उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।